वेरी गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। स्वागत है आज की क्लास में आप लोगों का। और आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक जिसको हम लोग कहते हैं अल्केन्स एंड साइक्लोएल्केन्स। एक तरीके से हाइड्रोकार्बन ही है। तो हाइड्रोकार्बन्स आप लोग बहुत अच्छे से पढ़ते आए हैं, बार बार पढ़ते आए हैं हाइड्रोकार्बन्स। आज भी हम लोग हाइड्रोकार्बन्स पढ़ेंगे और देखेंगे कि हाइड्रोकार्बन्स में क्या चीजें हमारे लिए इंपॉर्टेंट है और क्या चीजें इंपॉर्टेंट नहीं है। चलिए देखते हैं हाइड्रोकार्बन्स में नई चीजें आज। और पिछले 2 लेक्चर का सर से पीडीएफ नहीं भेजी। ये भेजूंगा बेटे उसको, है ना, जो अच्छा लिखा जाता है उसको भेज देता हूँ। ठीक है मेरे पास, वो बना के पीडीएफ भेज दूंगा। तो आपके यस पास सर। चैप्टर का नाम होगा बेटे अल्केन्स एंड साइक्लोएल्केन्स। ठीक है जी, अल्केन्स एंड साइक्लो अल्केन्स, इन पे फोकस करना है। यहाँ पे बहुत अच्छे ट्रिकी क्वेश्चंस बनते हैं एग्जाम में आप लोगों के। तो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है और टीचिंग पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर टीचर का एग्जाम कोई दे रहा है या नीट का एग्जाम कोई दे रहा है तो उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है ये, क्योंकि ये शुरुआती मानिए, वो मानता है कि ये स्टार्टिंग है, ये सभी को आना चाहिए। ठीक है जी, तो चलिए देखें। अब अल्केन के बारे में जो बेसिक बेसिक बातें सभी लोगों को जाननी चाहिए वो देख लीजिए। तो ये क्या है, सिंपलेस्ट फैमिली ऑफ हाइड्रोकार्बन है ना, क्योंकि हाइड्रोकार्बन क्या है ये तो अब डिस्कस कर ही चुके हैं आप लोग। सिंपलेस्ट फैमिली ऑफ हाइड्रोकार्बन HC। अब ये जो आपके पास हाइड्रोजन है ना, इनमें क्या होता है, ओनली क्या होता है, कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड होता है एंड कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड होता है। अल्केन्स खुद नॉन साइक्लिक होते हैं, इनका साइक्लिक कंपाउंड साइक्लोअल्केन कहलाता है। इनका जो जनरल फार्मूला होता है, ठीक है, वो क्या होता है, CnH2n+2। तो इसमें जो DBE आती है या जो डिग्री ऑफ अनसेचुरेशन आता है, जो HDI आती है, सब मैंने आपको पहले पढ़ाया, कितना आता है, 0 आता है। मतलब क्या होते हैं, सेचुरेटेड होते हैं। कैसे होते हैं, सेचुरेटेड। रेड कलर दिख रहा है बच्चों आप लोगों को, सेचुरेटेड दिख रहा है ना, रेड कलर, ठीक है। इनका जो सोर्स है, जहां से मिलते हैं, उन सोर्स को अगर ध्यान से देखा जाए तो इनके सोर्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं। एग्जामिनर के पॉइंट ऑफ व्यू से उसका फोकस होता है इस पर। तो पहला सोर्स है पेट्रोलियम से निकाले गए ये। पेट्रोलियम का मतलब कि आपका जो भी CNG है, जिसके अंदर क्या होता है, मीथेन गैस होता है। LPG जो हमारे पास होता है, इसके अंदर क्या होता है, ब्यूटेन होता है, C4H10 होता है। जो आपके पास क्या है, केरोसिन ऑयल है जो आपके पास है ना, जो आपका पेट्रोल है, ये सब एक तरीके के हाइड्रोकार्बन्स ही हैं, मतलब अल्केन्स हैं एक तरीके से। ठीक है ना। अब इसमें हमें देखना है कि जो अल्केन है, ठीक है, ध्यान से देखें बच्चों, इसको एक नाम देते हैं पैराफिन। इसका जो एक कॉमन नेम है, मार्केट नेम जिसमें हम लोग सुनते हैं, तो पैराफिन्स। अल्केन को पाराफिन कहते हैं, पाराफिन्स, ये अल्केन का एक नाम है। जिसमें बच्चों इस पारा का मतलब होता है लिटिल। क्या मतलब होता है जी, पारा, पारा जो बना है पारम से बना है, PAURM, पारम। और पारम का मतलब क्या होता है, लिटिल, कम। और जो ये वाला पोर्शन है ना, ये वाला पोर्शन देख रहे हैं आप लोग, किसी का वीडियो ऑन है, प्लीज आप ऑफ कर लीजिए। और ये इसका मतलब होता है एफिनिटी। एफिनिटी मतलब जो बहुत कम रिएक्टिव होते हैं उनको अल्केन कहा जाता है, एक तरीके से हम कह सकते हैं। ठीक है ना। तो पैराफिन्स का मीनिंग क्या आया, लेस रिएक्टिव। यहीं से क्वेश्चन पूछ लेता है वो, लेस रिएक्टिव, कंपैरेटिवली लेस रिएक्टिव। इस नाते इनके जो रिएक्शंस मिलेंगे कम मिलेंगे आपको, उतने ज्यादा नहीं मिलेंगे जितना आप सोचते हैं।
पेट्रोलियम के अलावा और क्या इनका सोर्स हो सकता है जी? कोल हो सकता है, कोल। कोल के अलावा क्या मिल सकता है और क्या सोर्स हो सकता है जी? बताइए। जो भी फ्यूल गैसेस हमारे सारे हैं ही सारे। तो इस तरीके से आप लोग देख सकते हैं। यहाँ पर अगर किसी भी बच्चे को डाउट हो तो पूछ सकता है, एनीवन। इस वाले पेज पर किसी को डाउट है क्या? कोई कंफ्यूजन है तो पूछिए आप लोग। इसमें जो C1 से लेके C1, C2, C3, C4 ये जो हमारे होते हैं, है ना, C1 से लेकर के ये सारे, ये क्या होते हैं? गैस होते हैं। क्या होते हैं बेटा? गैस। मतलब मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन क्या होंगे? गैस होंगे। C5 से लेकर के C15 तक क्या होंगे? लिक्विड होंगे। और इसके ऊपर जो और हायर मेंबर्स होंगे वो सॉलिड, वैक्सी सॉलिड होंगे, है ना, वैक्स जैसे होंगे, जिनमें कोल तार और बहुत सारी चीजें आ रही। एक मैंने क्वेश्चन पूछा था कि जो एलपीजी हमारा होता है, एक और बात इसमें जो आपको नोट करना है वो ये है, ये सारे क्या होते हैं? ऑर्डरलेस होते हैं। कैसे होते हैं? इनकी कोई गंध नहीं होती, और साथ में ये कलरलेस होते हैं। तो आप अगर कभी कहो कि डीजल का कलर होता, तो कलर एक्चुअली में नहीं होता डीजल का, है ना। अगर डीजल आपको कलरफुल दिख रहा है तो इसका मतलब ये हुआ कि उसमें इम्प्योरिटी है। कलरलेस होते हैं, ऑर्डरलेस होते हैं। तो जब एलपीजी कभी लीक होती है हमारे घरों में, तो स्मेल किसकी होती है ये बताना है आपको। किसकी स्मेल होती है, कोई बताए? मर कैप्टन की। वेरी गुड। केबीएस में पूछा गया भैया, और नीट में पूछा गया। इथाइल मरकैप्टन। इथाइल हमेशा जो चीजें यूजफुल हैं जो कहीं पर लिखी गई 10-12 है, ज्यादा नहीं है, बार बार पूछती। मरकैप्टन जिसका फार्मूला होता है C2H5SH, इथेन थायोल। इथेन थायोल आईपीएसी में मैंने बताया है कि जब इथेन थायोल लिखते हैं तो इथेन लिखते हैं पूरा पूरा, इथेन, और फिर थायोल जोड़ देते हैं। तो इसका ई हटता नहीं है क्योंकि ये टी से शुरू होता है। जब ये कॉन्सोनेंट मतलब व्यंजन से स्टार्ट होता है तो ई रिटेन रहता है। लेकिन जब हम C2H5OH का नाम लिखते तो इथेन ऑल लिखते, क्योंकि इथानॉल लिखते हैं, इथानॉल, इथानॉल। तो यहाँ से ई चला गया ना इथेन का, क्योंकि ये ओल से स्टार्ट होता है। ओल एक ओबेल है, ओबेल को हिंदी में स्वर कहते हैं। उम्मीद है कि आप लोगों को ये बात समझ में आ गई होगी। कोई डाउट तो नहीं है? हेलो, नो सर। समझ में आ गया हरविंद? यस सर। ठीक है बेटे, चलते हैं दूसरे पेज पर हम लोग। अब अगर हम इसके नॉमेनक्लेचर की बात करें तो नॉमेनक्लेचर में जहां से क्वेश्चंस आते हैं वो मैं आप लोगों को बता दूंगा, ठीक है। बाकी बेसिक चीजें मैंने आप लोगों को बार बार बताई हुई है, बार बार समझाया हुआ है। तो देखें आप लोग प्लीज कि जो इनका नॉमेनक्लेचर होगा, है ना, नॉमेनक्लेचर, इनके नॉमेनक्लेचर को सिंपली हम क्या बोलते हैं? जो वर्ड रूट होता है हमारा, वर्ड रूट में क्या लगा देते हैं? एन लगा देते हैं। वर्ड रूट तो आप लोग समझते हैं ना, नंबर ऑफ कार्बन चेन इन, नंबर ऑफ कार्बन इन मेन चेन। तो मेन चेन में अगर कार्बन C1 है तो आप मेथ बोलते हैं इसको, 2 है तो आप इथ बोलते हैं, 3 होता है तो आप प्रोप बोल लेते हैं। बताइए, ये तो आता होगा सभी को, रट गया होगा ये, इसमें तो कोई डाउट नहीं है। नो सर। C4 है तो क्या बोलते हैं आप? ब्यूट बोलते हैं। C10 को क्या बोलते हैं आप? डेकेन, मतलब डेक बोलते हैं, डेकेन हो जाएगा। ऐसे ही C20 को क्या बोलेंगे आप? इकोसेन। वेरी गुड, वेरी गुड। आइकोसेन भी बोलते हैं, और बहुत सारी बुक्स में इसको ऐसे भी लिखते हैं, EICOSANE, चाहे ऐसे लिख दीजिए चाहे ऐसे, दोनों ही सही है,
दोनों गलत नहीं है, ठीक बात है। C30 को क्या बोलेंगे हम? C30 को ट्राया फोन्टेन। C40 को क्या बोलेंगे बच्चों? C40 को टेट्रा कोंटेन। बस कुछ जोड़ते जाओ, हो गया काम तुम्हारा। C60 को क्या बोलेंगे? हेक्सा कोंटेन। C70 को हेप्टा कोंटेन। C100 को क्या बोलेंगे? बस इसको याद कर लो, ये है हेप्टेन, ये हेप्टेन। जबकि C7 को हेप्टेन बोला जाता, नहीं तो आप कंफ्यूज हुए। ये हेप्टेन है और 100 क्या है? हेप्टेन है भैया, ठीक बात है। यहाँ तक कोई डाउट परेशानी तो नहीं आप लोगों को? समझ में आ गई ये बात? तो जब हमारे पास कोई भी अल्केन चेन सीधी होती है, जैसे ये है बिल्कुल सीधी, ऐसे लिखेंगे CH2 CH3 CH2 CH3, तो इसको बोलते हैं नॉर्मल। क्या बोलते हैं? नॉर्मल, ठीक बात है। जैसे 4 कार्बन का है तो 1 2 3 4, इसको बोलते हैं नॉर्मल ब्यूटेन। क्या बोलेंगे? नॉर्मल ब्यूटेन। लेकिन अगर कहीं से आप CH3 को कट कर दीजिए और सेकंड वाले कार्बन पे लगा दीजिए, मतलब ऐसा बना दीजिए, जब किनारे से दूसरे कार्बन पे CH3 लटक जाता है तो उसको हम बोलते हैं आइसो। क्या बोलते हैं? आइसो। और अगर हमारे पास यहाँ पर 3 CH3 ग्रुप आ जाए, सॉरी 4 आ जाए, तो उसको बोलते हैं नियो। क्या बोलते हैं? नियो, है ना। तो इस हिसाब से अगर हम देखना चाहें तो हम कार्बन की डिग्री भी बता सकते हैं, ठीक है, कि कार्बन की डिग्री क्या होगी हाइड्रोकार्बन के अंदर। तो ये सारी बेसिक चीजें हैं, इन्हीं से चैप्टर्स आगे बढ़ता है ना। तो मैंने कहा था कि जो अगर आपसे कोई पूछे कि डिग्री ऑफ कार्बन क्या होता है, तो ध्यान से देखें, जो डिग्री ऑफ कार्बन होता है, डिग्री ऑफ कार्बन वो क्या होता है? सिंपली नंबर ऑफ कार्बन अटैच विद दैट कार्बन, अटैच विद दैट कार्बन। तो ऐसे ये कार्बन CH4 है तो इसकी 0 डिग्री है। क्या है? 0 डिग्री है। लेकिन CH3 में ये एक से अटैच है तो इसकी डिग्री 1 है, ये भी एक से अटैच है, इसकी डिग्री भी क्या हो जाएगी? 1। अगर आप लिखते हैं CH3 CH CH3 CH, ऐसा है तो ऐसा है, तो इस वाले की डिग्री तो 2 हो गई ना, इनकी डिग्री क्या रह गई? 1 रह गई। जब नियो आप पढ़ते हैं तो CH3 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 एंड CH3, तो यहाँ पे इसकी डिग्री कितनी हो गई? 4। ये 4 डिग्री हो गया, है ना। और जिस डिग्री के कार्बन से हाइड्रोजन जुड़ा होता है, हाइड्रोजन का भी वही नाम होता है। तो अगर आपसे कोई पूछे कि नंबर ऑफ 1 डिग्री हाइड्रोजन कितने होंगे, तो हम देखते हैं जहां 1 डिग्री हाइड्रोजन है वहां पे 3 हाइड्रोजन है। 1 डिग्री कार्बन के साथ 3 हाइड्रोजन होता है, 2 डिग्री के साथ 2 होता है। और जब हम 3 डिग्री पढ़ेंगे, कहीं पे 3 डिग्री पढ़ेंगे तो 1 होगा और 4 डिग्री में 0 होगा। तो नंबर ऑफ 1 डिग्री हाइड्रोजन होता है, ठीक है। या ऐसे कह सकते हैं कि 1 डिग्री ना पढ़ के आप जनरल पढ़ लीजिए, है ना। नंबर ऑफ हाइड्रोजन इक्वल टू क्या होता है? बताइए। 4 माइनस डिग्री ऑफ कार्बन, है ना, इनटू नंबर ऑफ कार्बन। बस कर दीजिए ऐसे। तो अगर आपसे कोई पूछे कि इसमें टोटल 1 डिग्री कितने होंगे, 1 डिग्री हाइड्रोजन, तो हम देखेंगे 4 माइनस 1 3 हो जाएगा, और इंटू 1 डिग्री है कितने? 1 2 3 4, तो इंटू 4 हो गया, तो 12 हो जाएंगे। तो 12 3 3 6 3 9 3 12। इस तरीके से बहुत आसानी से हम इन चीजों को देख पाएंगे और समझ पाएंगे, ठीक है। उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा। बताइए। यस सर। सर आइसो के लिए मतलब दोनों तरफ सेम ग्रुप होना चाहिए या फिर सेकंड कार्बन पे कार्बन जुड़ा होना चाहिए? आइसो का मतलब बेटा जी ये होता है कि अगर आपके पास कोई ऐसा है, कोई चेन है, उस चेन के सेकंड कार्बन पे, यहाँ पे, चाहे अगर ये हो गया तो यहाँ पे, अगर ये हो गया तो यहाँ पे CH3 लगना चाहिए बस।
अगर ऐसे सेकंड पे CH3 लिख जाए तो इसी को बोलते हैं आइसो। क्या बोलते हैं बेटा? आइसो। आधा समझ में? यस सर, लेकिन सर मान लीजिए दोनों तरफ सी मतलब C2H5 हो तो नहीं तब होगा? नहीं मानेंगे, तब वो आइसो नहीं रह जाएगा, तब वो दूसरा, वो भी बता सर रहा हूँ मैं आपको, ओके सर, ओके वो भी बता रहा हूँ बेटा, ठीक है। आइसो के लिए CH3 देखना, बस अब इतना याद कर लो, ठीक है। ओके सर। तो अगर कहीं CH3 हो, CH हो और CH3 हो, जब ये किसी से जुड़ेगा ना तो इसके दूसरे पे CH3 नजर आएगा तो इसका नाम हो जाएगा आइसोप्रोपाइल। क्या नाम हो जाएगा? आइसोप्रोपाइल। लेकिन अगर यही ऐसा होता, CH3 CH2 ये इथाइल हो गया और CH है, अब CH3 लगाया है, तो क्या ये CH3 सेकंड कार्बन पे है? बताइए, नहीं है ना, सेकंड पे तो नहीं है। नो सर, नो सर। अगर इधर से जोड़ू तो तीसरे पर है, इधर से देखूं तो यस पहले सर। पर है, तो इसका मतलब आइसो तो नहीं है। अब क्या है ये? क्योंकि जो कार्बन है ये सेकेंडरी कार्बन है, इस नाते इसको बोलते हैं सेकेंडरी। क्या बोलते हैं? सेकेंडरी। और 4 कार्बन तो ब्यूटिल। तो सेकेंडरी ब्यूटिल में और आइसोप्रोपाइल में डिफरेंसेस आपको पता होना चाहिए। अब आप बोलोगे सर इसका आइसो ब्यूटाइल बना दीजिए, तो आइसो बनाने के लिए मैंने कंडीशन बताया कि सेकंड पर, किस पर? सेकंड पर क्या होना चाहिए? CH3 लगना चाहिए। अब देखो, अगर ये ग्रुप ऐसा लिखा होता, यही सेम चीज है, CH3 को उठा के यहाँ लगा दिया, तो दूसरे कार्बन पे ये अगर 1 है, ये 2 है, इधर से भी ये 2 पर आएगा, तो 2 पे क्या आ गया? CH3। तो अब ये नाम हो जाएगा आइसोब्यूटाइल। अभी भी नहीं आया समझ में? आया सर। ठीक है बेटा, क्लियर है? ओके सर। तो इसको हम बोल देंगे यस सर। क्या? आइसोब्यूटाइल। ठीक बात है। ऐसे ही हमारे पास, अगर हमारे पास इस तरीके का ग्रुप हो CH3, विजिबल है अरविंद? यस सर। इसको बोलेंगे टर्सरी ब्यूटाइल। क्या बोलेंगे? टर्सरी ब्यूटाइल, है ना, रेडिकल्स को। ठीक बात है। इस तरीके से हम, और अगर यही हमारे पास ये टर्सरी ब्यूटाइल है, नियो ब्यूटाइल ने याद रखिएगा, क्योंकि जिससे अटैच हो रहा 3 डिग्री। अब नियो कैसे बनेगा सर? तो नियो बनने के लिए इसको होना चाहिए CH3 CH3। इन सब चीजों को समझ लीजिए, है ना, क्योंकि ये बहुत बेसिक NCERT की चीजें पढ़ा रहा हूं मैं आपको। CH2 अब यहां से अटैच हो तो इस पूरे को बोलेंगे क्या? नियोपेंटिल। क्या बोलेंगे? नियोपेंटिल। आ रहा समझ में? नियोपेंटिल। तो अब ये तो हो गई थोड़ी सी इनमें IPSC नाम की बात, क्योंकि IPSC नेम तो सबको आता ही है, ठीक है, तो बहुत ज्यादा हम इस पर फोकस नहीं करेंगे। अब आते हैं सीधे सीधे हम लोग कि हाइड्रोकार्बन का प्रिपरेशन कैसे करेंगे, हाइड्रोकार्बन को बनाएंगे किस तरीके से एग्जाम में। ठीक, ये पूरा PDF बना के मैं नोट्स भेज दूंगा आप लोगों को, ठीक है। तो प्रिपरेशन ऑफ अल्केन पे फोकस करना है, जो ट्रिकी चीजें हैं वो आपको मैं बताता रहूंगा। यहाँ से क्वेश्चंस आते हैं बच्चों। प्रिपरेशन ऑफ अल्केन, प्रिपरेशन ऑफ अल्केन, ठीक है। अल्केन को कैसे प्रिपेयर करेंगे उस बात को हम लोग यहाँ पर देखने वाले हैं। प्रिपरेशन ऑफ अल्केन्स, तो अल्केन को कैसे प्रिपेयर करोगे भाई? ये बताओ, ये कलर्स विजिबल हैं या नहीं है? विजिबल है बेटा? यस सर है। विजिबल है ठीक सर। है, थैंक। तो सबसे पहला जो मेथड मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूं वो रिडक्शन ऑफ अल्काइल हैलाइड। देखिए, जिसको ऑर्गेनिक सीखनी है, मैंने आपको GOC पढ़ाई है, उसके बावजूद भी एक एक चीज क्लियर कर दूंगा यार, जो पूछोगे, है ना। तो जिसको भी ऑर्गेनिक में कमजोरी लग रही हो, लग रहा है कि ऑर्गेनिक टिपिकल है, आप पूछते जाना प्लीज। रिडक्शन ऑफ अल्काइल हैलाइड, एक एक टर्म की मीनिंग बता दूंगा मैं आपको। एल्किल हैलाइड, कहीं थर्मो लगेगा, फिजिकल लगेगा, वो भी बता दूंगा। तो भैया होता क्या है, अब आपसे क्वेश्चंस क्या होगा मैं यहाँ बता देता हूँ। रिडक्शन है क्या? रिडक्शन क्या है? पहला है एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन एंड हाइड्रोजन लाइक इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट, ये पहला कंडीशन है, ऐसा हो। दूसरा क्या है? रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन एंड ऑक्सीजन लाइक, कैसा? ऑक्सीजन लाइक इलेक्ट्रोनेगेटिव, इलेक्ट्रोनेगेटिव जैसे कि Cl निकल जाए कहीं से, Br कहीं से निकले,
आई कहीं से निकले, नाइट्रोजन कहीं से निकले, फ्लोरीन कहीं से निकले, अगर ये नेगेटिव निकलते हैं तो भी रिडक्शन कहलाएगा। तीसरा क्या था? एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन था, एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन था। और चौथा क्या था जी? डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन स्टेट था। तो इनमें से किसी भी शर्त को आप देखिएगा तो अल्किल हैलाइड क्या होते हैं? RX होते हैं। क्या होते हैं भैया? RX होते हैं। ये जो X हमारे पास होता है ये क्या हो सकता है? ये फ्लोरीन भी हो सकता है, क्लोरीन भी हो सकता है, ब्रोमीन भी हो सकता है, आयोडीन भी हो सकता है। इनमें से तो कुछ भी हो सकते हैं ये, है ना? बताइए। और जब मैं इन पे इनको हटा के हाइड्रोजन लगा दूंगा, क्या लगा दूंगा? हाइड्रोजन, तो इनका हटाना रिडक्शन कहलाता नहीं कहलाता? यहाँ पे देखिए तो बन जाएगा क्या? RH आ जाएगा, RH आ जाएगा हमारे पास। प्लस में क्या मिलेगा हमको? HX मिल जाएगा। विजिबल है? अब देखिए ये RX कैन बी रिड्यूस बाय एनी वन ऑफ द फॉलोइंग रिएजेंट। इनके लिए जो रिएजेंट चाहिए हमें, क्या चाहिए भैया? रिएजेंट। तो RX कैन बी रिड्यूस, उस रिएजेंट को याद कर लीजिए जो इस रिएक्शन के लिए यूज हो सकते हैं। RX कैन बी रिड्यूस, कैन बी रिड्यूस by any one of the following reagent। इन रिएजेंट को याद कर लीजिए बस। हर रिएक्शन के पीछे उसके बैकग्राउंड को पढ़ लीजिए, रिएक्शन आपको याद हो जाएगा, है ना? रिएजेंट, और रिएजेंट कौन से होंगे? व्हिच प्रोवाइड, क्या प्रोवाइड करते होंगे? ये नेसेंट हाइड्रोजन, नवजात हाइड्रोजन। व्हिच प्रोवाइड नेसेंट हाइड्रोजन, नवजात हाइड्रोजन, NaSCENT। ऐसा हाइड्रोजन जो अभी अभी जनरेट हुआ उसको नेसेंट बोलते हैं, बहुत रिएक्टिव है। तो यहाँ पे जो रिएजेंट हम बच्चों यूज करने वाले हैं, एक तो आप रिएजेंट यूज कर सकते हैं यहाँ पर इस रिएक्शन में जिंक के साथ एसिटिक एसिड CH3COOH, या हम यहाँ पे यूज कर सकते हैं जिंक के साथ डाइल्यूट HCl, या हम यहाँ यूज कर सकते हैं जिंक के साथ NaOH, ठीक है, NaOH, या हम यूज कर सकते हैं जिंक प्लस कॉपर कपल के साथ इथेनॉल। इनमें से कोई भी यूज कर सकते हैं, कोई भी यूज कर सकते हैं। पहला, जिंक वाले जो भी हैं वो फंक्शनिंग क्या कर रहे हैं? हाइड्रोजन दे रहे हैं। ये बहुत ही मजेदार बात है आपके लिए, ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है जो मैं आपको अभी बता रहा हूँ। कोई डाउट परेशानी तो नहीं किसी को? हेलो सर और कोई मेटल जैसे जिंक के स्थान पे? और भी मेटल्स बताऊंगा, पहले आप इसको समझ लीजिए, ठीक है, जो जनरली यूज हो रहे हैं। यस सर। मेटल तो आप यूज कर लीजिए, लेकिन जिसकी प्रोडक्टिविटी ज्यादा होती है, इससे यील्ड ज्यादा मिलती है, हम उसको यूज करते हैं, ठीक है बेटा, है ना? यस सर। हम मेटल तो कोई भी यूज कर सकते हैं, उसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है कि हम यही मेटल यूज करें। एक चीज मैं आपको और दिखा दूं तो ज्यादा आपको समझ में आएंगी चीजें हमारी। आ जाते हैं हम अपनी फाइल पे थोड़ा सा। ओके, चलो ये तो हो गया डाउनलोड हमारा। चलिए दूसरा ये बताऊंगा कि जब जिंक आपका होता है डाइल्यूट HCl के साथ और NaOH के साथ क्या क्या रिएक्शंस होता है, दोनों में फर्क क्या होता है जब जिंक HCl के साथ आता है और जब जिंक NaOH के साथ, वो भी बता दूंगा पूरे। वो आपका एक्चुअली में उसके लिए इंपॉर्टेंट है जब आपका पूछा जाएगा इंटरव्यू वाला क्वेश्चन, ठीक है ना बेटा? दूसरा हमारे पास क्या है? लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड, ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं? लाह बोलते हैं शॉर्ट फॉर्म में।
ठीक है, प्लस ईथर लेंगे, क्या लेंगे, ईथर्स। इट रिड्यूस, ये क्या करता है भैया, 1 डिग्री एंड 2 डिग्री, 1 डिग्री एंड 2 डिग्री एल्किल हैलाइड को रिड्यूस करता है, ठीक है ना। बट ये जो 1 डिग्री 2 डिग्री एल्किल हैलाइड होते हैं, इनको तो अल्केन बना देता, RH बनाता है, ठीक है ना। बट अगर 3 डिग्री एल्किल हैलाइड लोगे आप, RH लोगे, तो इनको ये चेंज करता है किसमें, अल्कीन में। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, इसी पर फोकस होता है एग्जामिनर का। एग्जामिनर इसी को एग्जाम में क्वेश्चन बना के पूछ लेता है। तो एग्जामिनर कहाँ से क्वेश्चन पूछेगा, अगर हम उसको पकड़ें तो हमारे लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा। सी देखिए, अगर मैं हीटिंग करूं किसके साथ, रेड फास्फोरस प्लस HI के साथ इसको हीट कर दूं, है ना, हीटिंग विद, तो भी हो जाएगा। और डी में एक हमारे पास बहुत फेमस रिएजेंट है, नाम से पूछे, TPH, फुल फॉर्म किसी को पता है इसका, गेट में बहुत पूछा जाता है, गेट का बहुत इंपॉर्टेंट मॉलिक्यूल है ये, गेट का पसंदीदा गेट के सिलेबस में ये। तो क्या बोलते हैं, ट्राईफिनाइल। कितने लोग बच्चों सब चले गए क्या भाई, ट्राईफिनाइल, नहीं सर, सभी लोग हैं। अच्छा ठीक है। ट्राईफिनाइल, ऐसा तो नहीं कि बोर हो रहे हो एकदम से, समझ में ही नहीं आ रहा कुछ। नो सर। नहीं सर, बोर्ड नहीं। पीएच, ये फिनाइल है बेटे, पीएच ट्राईफिनाइल 3 हाइड्राइड है, ऐसा है, ठीक है ना, ट्राईफिनाइल 3 हाइड्राइड। ये आप जानते हैं, ये सिलेक्टिव रिएजेंट में आपको पढ़ाया ही जाएगा, रिएजेंट जब पढ़ाऊंगा तब तो पढ़ाऊंगा ही, ठीक है। लेकिन अभी आप यहाँ पढ़ लीजिए। और एक और यूज कर सकते हैं हम लोग, इन्हीं को इकट्ठा करके रिएजेंट के नाम से चैप्टर पढ़ा देते हैं हम, बस। NaBH4 प्लस C2H5OH, ये ले सकते हैं। और इसकी खास बात क्या है, इट रिड्यूस 2 डिग्री RH, ये जो कंडीशन से यही पूछेगा एग्जाम, है ना, एंड 3 डिग्री RH 2RH, ठीक है, नॉट 1 डिग्री, ये 1 डिग्री को नहीं करता है, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। और जो आपके पास एक और पढ़ लीजिए, अगर आप मैग्नीशियम प्लस ईथर ले लीजिए, है ना, मैग्नीशियम प्लस ईथर एंड फॉलोड बाय वाटर, तो यहाँ पे बनेगा ग्रिनार्ड रिएजेंट। तो ग्रिनार्ड रिएजेंट एक्टिव ऑक्सीजन वाले कंपाउंड के साथ क्या करता है, हमेशा अल्केन ही देता है। तो ये बात समझ में आ गई होगी आप लोगों को। चलिए, इसका मैं मैकेनिज्म बता दूंगा तो आपको थोड़ा ज्यादा समझ में आएगा। तो देखिए मैकेनिज्म क्या है इसका, ठीक है बेटा। तो जिंक एसिड वाले इसका मैकेनिज्म देख लीजिए आप लोग। मैकेनिज्म विद जिंक एसिड, जब जिंक एसिड के साथ हो रहा होता, उस मैकेनिज्म को सीख रहे हैं। तो सबसे पहले स्टेप में जो जिंक हमारा है, जो कि वो मेटल है, तो मेटल इलेक्ट्रॉन देगा, क्या बना लेगा ये, बताइए। तो सिंपली क्या बनाएगा भैया, जिंक +2 बना लेगा, प्लस में 2 इलेक्ट्रॉन। तो ये ऑक्सीडेशन हुआ है, रिडक्शन हुआ है, तो ऑक्सीडेशन हुआ है। जिसका ऑक्सीडेशन होता है वो कौन सा एजेंट कहलाता है, रिड्यूसिंग एजेंट कहलाता है। तो जिंक रिड्यूसिंग एजेंट हो गया। दूसरे स्टेप में जो RX है, ये यहाँ का इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा और R रेडिकल हो जाएगा, क्योंकि सिंगल इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर रहा है। और प्लस में X को एक इलेक्ट्रॉन मिलेगा, तो X पे नेगेटिव चार्ज आ जाएगा हमारा, ठीक है ना। और थर्ड स्टेप में क्या होगा, जो R रेडिकल है वो दोबारा एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा और बनाएगा क्या, R पे अनायन आ जाएगा, कार्बन आयन बन गया। और थर्ड में क्या होगा, फोर्थ स्टेप में, जो कार्बन आयन है एक तरीके से बेस भी होता है, न्यूक्लियोफाइल भी है और बेस भी है। तो चूंकि ये बेस है, तो एसिड के साथ कुछ तो करेगा, क्या करेगा, एसिड के हाइड्रोजन पे इसकी नजर होगी, इस हाइड्रोजन पे जब इसकी नजर होगी तो इसको रिप्लेस कर देगा।
इस हाइड्रोजन को लेके जाएगा, एसिड बेस रिएक्शन होगा तो RH हो जाएगा प्लस लुटा हुआ एसिड आपको मिल जाएगा, जिसका एसिड चोरी हो चुका तो कॉन्जुगेट बेस हो जाएगा ये। ठीक बात है। इट इज एन इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर फ्रॉम मेटल टू सबस्ट्रेट फॉलोड बाय द एडिशन ऑफ प्रोटॉन फ्रॉम द सॉल्वेंट। तो ये एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होता है मेटल से, किसको मिलता है, सबस्ट्रेट को मिलता है, और उसके बाद जो प्रोटॉन होता है वो सॉल्वेंट ऐड करता है। ये सॉल्वेंट यहाँ पर ये है, ठीक है। अर्लियर इट इज वाज कंसीडर्ड दैट रिडक्शन इज कैरीड आउट बाय द नेसेंट हाइड्रोजन। पहले ऐसा माना जाता था कि जो आपका रिडक्शन होता है नेसेंट हाइड्रोजन के थ्रू होता है, लेकिन एक्चुअल में अगर आज के टाइम में कंडीशन पूछेगा तो इलेक्ट्रॉन के थ्रू हो रहा है। अब हम लोग इसके एग्जाम्पल्स को देखेंगे। किसको देखेंगे बेटे, एग्जाम्पल को देखेंगे, ठीक है। और एग्जाम्पल से कई बातें क्लियर हो जाएंगी हमारी। तो जैसे अगर हमारे पास एक इस तरीके का एक कंपाउंड हो या Cl हो, यहाँ पर CH3 हो, तो ये 1 डिग्री हुआ नहीं हुआ, बिल्कुल 1 डिग्री हुआ। अब अगर मैं इसका रिएक्शन कराऊं, देखिएगा आप लोग प्लीज, और जहां डाउट लगे, कोई बात कंफ्यूजिंग लगे, ना समझ में पूछे। अगर मैं इसमें पहले स्टेप में जिंक के साथ एसिड डाल दूं, ठीक है ना, या लाह ले लूं, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड ले लूं, या TPH ले लूं, वही टिन वाला है ना, या रेड फास्फोरस प्लस HI ले लूं, तो इनके कंडीशंस में ये क्या करेगा, फिर Cl को हटा के H लगा देगा, तो यही बनेगा, बस यही तो बनेगा, CH3 CH3 CH3। लेकिन अगर मैं NaBH4 के साथ रिएक्शन कराऊं, किसके साथ, NaBH4 के साथ, तो NaBH4 1 डिग्री के साथ रिएक्शन नहीं करता है। तो अगर 1 डिग्री के साथ रिएक्शन नहीं करता तो यहाँ पे क्या लिखोगे, बताओ, ये 1 डिग्री ही तो है, तो लिखोगे नो रिएक्शन। नो रिएक्शन। बस यही सब है, क्योंकि हम उस टाइम में फ्लो में सब रिड्यूसिंग एजेंट तो याद करते हैं, लेकिन कंडीशंस को नहीं याद करते। तो कंडीशंस को अगर याद करेंगे ना तो आपके लिए चीजें आसान हो जाएंगी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है ना। तो ये हमें लगता है कि आपको समझ में आ गया होगा। अगला देखिए, अगर हमारे पास क्या हो भैया, इस तरीके का एक कंपाउंड हो, ऐसा है ना, यहाँ पे CH3 लग जाए और यहाँ पे Cl हो, यहाँ पर भी CH3 हो, तो अब की बार ये बताइए, जो CH3 हमने लगाया है इसकी डिग्री क्या है, क्या डिग्री है, तो 2 डिग्री है ये। जब ये 2 डिग्री है ना भैया, 2 डिग्री RX है। और अब अगर मैं इसको दोनों ही पाथ दोबारा दे दूं, पहला वाला पाथ और दूसरा वाला पाथ, पहले वाले पाथ में वही, चाहे इसको जिंक के साथ एसिड दे दूं कोई, या TPH दे दूं, THP मैंने लिख दिया, TPH समझिएगा, THP, या NaBH4 दे सकता हूं, अब तो NaBH4 दे सकता हूं ना, या रेड फास्फोरस प्लस HI दे दूं, तो ये करेगा क्या, ये करेगा क्या, सिंपली हटा देगा X को और बना लेगा क्या, CH3 CH3 एंड CH3 बस, और यहाँ पे हाइड्रोजन आ जाएंगे, ये बन जाएगा। लेकिन अगर इसी का रिएक्शन में कराता किसके साथ, लाह के साथ, तो लाह के लिए क्या शर्त मैंने आप लोगों को बताई थी, क्या शर्त थी लाह की, टर्शरी को करेगा सर, प्राइमरी और सेकेंडरी को नहीं करेगा, है ना, बताइए। तो लाह भी करेगा सिंपली, सेकेंडरी 1 डिग्री को तो करता है, लेकिन अगर ये 3 डिग्री होता तो इसको अल्कीन बना देता, तो लाह में भी यही सेम चीज बनेगा आपको। लेकिन अगर मान लो मैं आपका रिएजेंट ही आपका स्ट्रक्चर चेंज कर देता, स्ट्रक्चर ऐसा लिखता,
अब की बार देखिएगा, यहाँ पे Me हो, यहाँ पर भी Me हो, और यहाँ पर Cl हो बच्चे, तो अब ये 3 डिग्री हो गया। 3 डिग्री के साथ सेम ट्रीटमेंट ले लूं, ये डाल दूं, देखो बार बार नहीं लिखूंगा, है ना, और दूसरे में डाल दूं क्या, लाह, तो लाह 3 डिग्री को अल्कीन बना देता है। तो यहाँ पे तो वही मिल जाएगा आपका Me और Me, मतलब कि CH3। तो ये तो रेज आपका सेम हो गया, लेकिन जब लाह लगाओगे तो लाह यहाँ पे डबल बॉन्ड लेके आएगा, है ना, क्योंकि 3 डिग्री से क्या बनाता है, अल्कीन बनाता है। ये सब बातें अगर आप याद रखेंगे तो एग्जाम में आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा, ठीक है। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आप चीजों को पढ़िए, और एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इन चीजों को आप मेमोराइज करिए, तो आपके लिए बहुत बेनिफिशियल रहेंगी चीजें, ठीक है। उम्मीद है कि आपको समझ में आ रहा होगा। बताइए अगला क्या है। यस सर। अगला है बेटा रिडक्शन ऑफ कार्बोनिल कंपाउंड टू अल्केन बाई क्लीमेंसन एंड वोल्फ-किसन रिडक्शन, ठीक है ना। तो अब की बार हमारे पास कोई कार्बोनिल कंपाउंड होगा, और इस कार्बोनिल कंपाउंड से बनाना क्या है, दैट, यहाँ पे हाइड्रोजन लगाना है। इसके लिए हमारे पास 2 तरीके के रिएक्शंस हैं। कितने तरीके के, 2 तरीके के रिएक्शंस हैं। एक को बोलते हैं कार्बोनिल कंपाउंड से अल्केन, कार्बोनिल कंपाउंड से अल्केन बना रहा हूं मैं, है ना, मतलब एल्डिहाइड या कीटोन को अल्केन में चेंज करने का ट्रिक ढूंढ रहे हैं हम लोग। तो एक तो दिया क्लीमेंसन महोदय ने, तो जो क्लीमेंसन महोदय ने दिया उसको समझ लेते हैं हम लोग। क्लीमेंसन को समझिए पहले, है ना। तो जो क्लीमेंसन ने बताया है वो ऐसा है, क्लीमेंसन, और दूसरा क्या है, वोल्फ किस्नर। वोल्फ किस्नर जो हमारे पास है, ये दोनों ही क्लीमेंसन रिडक्शन एक चीज होती है, क्लीमेंसन रिडक्शन एक चीज होती है, और एक क्या होते हैं, वोल्फ किस्नर रिडक्शन। इन दोनों के रिएजेंट को पहचान याद कर लीजिए। यहाँ से एक क्वेश्चन बता रहा हूँ, आउट है, एग्जाम में आएगा इस बार पक्का, समझ लो पेपर में सेट है। तो यहाँ पे जो रिएजेंट है उन्हें याद कर लें हम लोग। यहाँ जिंक अमलगम, जब मरकरी के साथ कोई मेटल घुलता है तो उसको जिंक अमलगम कहते हैं। तो जिंक का अमलगम लेंगे, और साथ में क्या लेंगे बच्चे, कंसंट्रेट HCl। कंसंट्रेट HCl ले लेंगे, बहुत अच्छा, है ना, कंसंट्रेट HCl ले लेंगे हम लोग, ठीक है ना। एक तो ये रिएजेंट हो गया हमारा। यहाँ पर जो रिएजेंट यूज करेंगे, एक तो हम हाइड्रोजन यूज करेंगे, हाइड्रोजन, NH2 को हाइड्रोजन कहते हैं। बहुत फेवरेट मॉलिक्यूल इनऑर्गेनिक का रिएजेंट एग्जामिनर का, इससे इतने क्वेश्चंस आते हैं कि आप सोच नहीं पाओगे। और साथ में आपको बेस लेना है KOH। ये दोनों अगर हो जाए, KOH के साथ हाइड्रोजन हो जाए, तो उसको वोल्फ किस्नर कहा जाता है, ठीक है। अब ये कब यूज करेंगे उसको भी देख लीजिए। ये सुटेबल कब होते हैं दोनों, तो भैया इसमें है क्या एसिड, और इसमें क्या है बेस, ये बेस। एसिड है और ये क्या है, बेस है। अच्छा ये बताओ आप, बहुत कॉमन सी सेंस वाली बात है, बहुत मतलब बहुत आसान सी बात है, कि अगर मान लीजिए कि किसी आदमी को, 2 तरीके के दो दोस्त हैं, एक को पानी में भीगने से मजा आता है, उसे एनर्जी मिलती है, और एक पानी में भीगने से बीमार हो जाता है। तो जहां पर जिस रास्ते में बारिश हो रही होगी उसमें किसको भेजोगे आप, जिसको पानी में एनर्जी भीगने में वाले को, मजा आ रहा है ना, और एलर्जी वाले को नहीं। जहाँ पे बारिश नहीं हो रही होगी, पानी की कमी होगी, हाँ वहां पर हम सेकंड वाले को भेजेंगे। तो ये वाला मेथड यूज करते हैं जब आपके पास रिएक्टेंट में कोई एसिड सेंसिटिव ग्रुप ना हो। अगर एसिड सेंसिटिव ग्रुप होगा, एसिड सेंसिटिव ग्रुप मतलब बेसिक ग्रुप, वो एसिड के साथ रिएक्शन करके बेस बना ले, है ना।
ठीक है बेटा। तो यहाँ पे कोई एसिड सेंसिटिव ग्रुप नहीं होना चाहिए और यहाँ पर कोई बेस सेंसिटिव ग्रुप नहीं होना चाहिए, याद रखिएगा। तो नॉट यूजफुल फॉर बेस सेंसिटिव ग्रुप एंड नॉट यूजफुल फॉर एसिड सेंसिटिव ग्रुप। एसिड सेंसिटिव ग्रुप वो होते हैं जो एसिड से रिएक्शन करें, तो HCl जाएगा उनसे रिएक्शन करने लग जाएगा, तो ये रिएजेंट का रोल प्ले नहीं कर पाएगा, है ना। ठीक है। जैसे मान लीजिए कि अगर आप किसी कुत्ते के साथ जा रहे हैं कि आपकी रक्षा करेगा और पता लगा कुत्ते ने और कुत्तों से दोस्ती पाल रखी है, जो आपको काटने आ रहा है उसका दोस्त निकला, तो उसे बोलेगा ही, यही है। तो ये कब यूज करेंगे, नॉट यूजफुल फॉर एसिड सेंसिटिव केस एंड नॉट यूजफुल फॉर बेस सेंसिटिव केस, ठीक है ना। इस बात को हम याद रखेंगे, ठीक है ना। तो यहां पर लिख देता हूं एक एक लाइन में, है ना। ये एसिड सेंसिटिव रिएजेंट अगर रहेगा, एसिड सेंसिटिव रिएजेंट अगर हमारे पास होगा तो आप इसे यूज कर लीजिए, और जब उल्टा कर दीजिए, और जब बेस सेंसिटिव रिएजेंट हो हमारे पास, बेस सेंसिटिव रिएक्टेंट, रिएक्टेंट रिएक्टेंट लिखेगा यहाँ पे रिएक्टेंट, तो आप इसको यूज कर लीजिए बस। अब देखिए, मान लीजिए कि आपके पास क्या है, Me है, तो ये बहुत पूछा जा रहा है BSc में और नीट में, जेई में, आपके एग्जाम में कैसा पूछेगा। अब इसमें तो कोई भी डाल दीजिए, दोनों चलेगा, क्योंकि ना तो इसमें एसिड सेंसिटिव ग्रुप लगा है और ना ही बेस सेंसिटिव ग्रुप लगा है। तो अगर मैं यहाँ पे जिंक Hg के साथ HCl डाल दूं तो क्या बनेगा, Me बनेगा। यहाँ भी Me होगा, ये CO हट करके इसको हटाना है और H लगाना है, बस कितना आसान है। और सेम चीज यहाँ पर भी होगा। लेकिन क्या यही चीज हमसे एग्जाम में पूछेगा बार बार, बिल्कुल नहीं। एग्जामिनर कैसा क्वेश्चन बनाएगा उसको देख लीजिए आप लोग। एग्जामिनर के क्वेश्चंस में ऐसा होगा, Me होगा और यहाँ Me होगा और ये COO ग्रुप होगा और यहाँ पे NH2 होगा। तो आपको बताना है कि क्लीमेंसन रिएक्शन सही है या ओल फिक्सन रिएक्शन ज्यादा यूजफुल हो, कौन यूजफुल होगा, कौन सही हमारे लिए होगा, इतना आपको ओल्फ बताना है। क्वेश्चनर, तो आप ओल्फ बोलोगे ये क्वेश्चनर, जो ग्रुप है सर, ये जो ग्रुप हमें बताया जा रहा है ना, ये जो ग्रुप हमारे पास है, ये वाला ग्रुप कौन सा सेंसिटिव होगा, सर एसिड, एसिड सेंसिटिव होगा। ये खुद बेसिक है तो एसिड सेंसिटिव होगा ना। अगर ये यस सर, बेसिक है तो कैसा होगा, एसिड सेंसिटिव होगा। अगर ये एसिड सेंसिटिव ग्रुप है, ठीक है ना, तो उस रिएजेंट पे मत ले जाइए जहां पर एसिड पड़ा हो, ठीक है जी। इस नाते इस रास्ते से ना जाकर के इस रास्ते से जाएंगे, और जब इस रास्ते से जाएंगे तो सिंपली रिएजेंट तो आपको याद है Me हो जाएगा, और यहाँ पर तो NH2 रहेगा ही रहेगा, क्योंकि ये बेस बेस को टच नहीं करता। अपनी गले में कुत्ते भी शेर होते हैं ना, बस वही वाला कॉन्सेप्ट है। क्लियर है। तो एक क्वेश्चन तो ये बन गया आपके एग्जाम का। दूसरा क्वेश्चन देख लीजिए आप। अगर मैं आपसे कहूं कि यहाँ Me है और यहाँ पे COOH ग्रुप लग गया है ना, और यहाँ Me है, और अब आपसे पूछा जाए कि CR बेस्ट होगा यहाँ के लिए या WKR बेस्ट होगा, ये कौन सा बेस्ट होगा, CR मतलब क्लीमेंसन रिडक्शन बेस्ट होगा या वोल्फिकेशन रिडक्शन बेस्ट होगा, अब बताइए। यस सर, CR बेस्ट। तो जो मैं आपको समझाना चाह रहा तो समझ में आ रहा है ना, कठिन तो नहीं लग रहा बहुत, नो सर, ऐसा तो नहीं लग रहा कि आपको क्या पढ़ा, भाई यही पूछा जा रहा है एग्जाम में, क्वेश्चन में NCERT से पढ़ा रहा हूँ। ये कौन सा है, तो ये बेस सेंसिटिव है। जो एसिड होगा वो बेस सेंसिटिव होगा, है ना, प्लस माइनस के लिए सेंसिटिव है, प्लस के लिए नहीं है। तो बेस सेंसिटिव है तो आप वहां मत डालिए जहां पर बेस है, इस नाते यहाँ पे मत जाइए, यहाँ पे जाइए और सीधे आपको प्रोडक्ट बनेगा। तो अब आप, आई थिंक ये समझ में आ गया होगा कि हमें वोल्फिकेशन रिडक्शन में करना क्या है, क्योंकि बेसिक बातें तो सभी को पता है भैया, है ना। हेलो, यस सर,
सबको समझ में आ रहा है? किसी को डाउट तो नहीं बन रहा है कोई? किसी तरीके का कंफ्यूजन है तो आप लोग पूछ लीजिए प्लीज, है ना? एनी कंफ्यूजन? नो सर। ठीक है भैया, आगे बढ़े। ठीक है, अब एक चीज और मैं आपको बताऊंगा बच्चों। ये जो सबसे इंपॉर्टेंट है, मैं तो इससे इंपॉर्टेंट कोई रिएक्शन नहीं मांगी, गिरनार रिएजेंट के साथ यही है जो इतना ज्यादा यूनिवर्सल है, इसको मैं यूनिवर्सल रिएजेंट बोलता हूँ। मतलब इसका इतने लोगों पे काम करता है ये, और सेम प्रोडक्ट देता है कि जब कुछ सब भूल जाओ तो इसी को बुला लो। अब बोलोगे कौन सा है, तो आपको भी याद आ गया होगा कौन है वो अपना है रेड फास्फोरस। तो रेड से लिख देता हूं, प्लस क्या है भैया, HI है। क्या है? HI है। इन दोनों के मिक्सचर को ले लीजिए आप और देखिए कहां कहां ये कारनामे कर सकते हैं। अगर आपके पास क्या हो, एसिड हो, क्या हो, एसिड हो, कार्बोक्सिलिक एसिड हो, RCOOH हो, है ना? अगर आपके पास कार्बोनिल कंपाउंड हो, अगर आपके पास RX हो, अगर आपके पास ROH हो, देख लीजिए क्या वैरायटी शो कर रहा है। अगर आपके पास अल्कीन हो, है ना, मतलब CnH2n हो, अगर आपके पास CnH2n-2 हो, इनमें से कोई भी हो, अगर इसमें ये रिएजेंट आप लेके आएंगे ना तो कमाल हो जाएगा भैया। क्या मिलेगा? अल्केन्स मिलेगा। क्या मिलेगा? अल्केन, अल्केन्स। तो एक साथ आपने कितने रिएक्शन याद कर लीजिए, बहुत सारे रिएक्शन याद हो गए। चलिए करके देखते हैं, एक क्वेश्चन करते हैं। ये Me है और यहाँ पर CO है, COOH है हमारे पास, ठीक है। इसका नाम क्या लिखेंगे? 3-ऑक्सो ब्यूटानोइक एसिड, 3-ऑक्सो ब्यूटानोइक एसिड। ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है ना, ऐसे कर सकते हैं आप। अगर मैं इसमें रेड फास्फोरस और प्लस HI रखूं तो क्या मिलने वाला है? तो आप देखोगे यहाँ पे MI होगा, ये तो सीधे सीधे होगा। ये कार्बोनिल को भी हटा दे रहा है, कितना बढ़िया रिएजेंट है। कार्बोनिल को साफ किया, दूसरा दुश्मन COOH को साफ कर दिया, तीसरा। तो आप किस तरीके से 3-ऑक्सोब्यूटेनोइक एसिड को, अगर आप सॉरी यहाँ पे मैंने गलत बता दिया आपको, थोड़ा सा लिखने में मिस्टेक हुआ है एक्चुअली में फ्लो में। यहाँ पर CH3 ही होगा। क्या होगा? CH3 ही होगा, है ना? तो यहाँ पर भी CH3 ही होगा, तो ये ब्यूटेन बन गया। तो अगर ब्यूटेनोइक एसिड से ब्यूटेन बनाना हो, ब्यूटानोन से आपको ब्यूटेन बनाना हो, ब्यूटेन क्लोराइड से ब्यूटेन बनाना हो, ब्यूटीन से ब्यूटेन बनाना हो, ब्यूटाइन से ब्यूटेन बनाना हो, ब्यूटानॉल से ब्यूटेन बनाना हो, 3-ऑक्सोब्यूटेनोइक एसिड से ब्यूटेन बनाना, किसी भी कंडीशन में जब आपको ब्यूटेन बनाना हो तो आपके पास जो सबसे इंपॉर्टेंट रिएजेंट है वो क्या है? रेड फास्फोरस के साथ HI है। रेड फास्फोरस के साथ क्या है? HI है। समझ में आ गया? रेड फास्फोरस इज एडेड टू HI। अभी क्यों किया जा रहा है, इसके लिए एक इंपॉर्टेंट नोट में बता दूं, इससे आपको एक जानकारी इसमें बढ़िया सी मिल जाएगी कि जो रेड फास्फोरस होता है इज एडेड टू HI टू रिमूव द I2 लिबरेटेड इन द रिएक्शन, otherwise I2 would react with alkane to form alkyl iodide। तो HI, ध्यान से देखिएगा, HI के रिएक्शंस में HI जब टूटता है, सॉरी HI2 लिख दिया मैंने, जब HI टूटता है ना,
जब ये HI टूटता है, HI, जब ये HI टूटता तो क्या बनाता है, H2 प्लस I2। ये जो H2 प्लस I2 बनता है, यहां से जो I2 लिबरेट हो रहा है, इस I2 को ये फास्फोरस फंसा लेता है अपने जाल पे। तो फास्फोरस का काम क्या होता है कि HI के डिकम्पोजिशन से जो I2 लिबरेट हो रहा है उसको रिमूव कर देना। जब इसको रिमूव कर लेगा तो केवल हाइड्रोजन बचेगा, ये हाइड्रोजन रिडक्शन का काम करेगा। अगर ये फास्फोरस इसमें नहीं डाला जाएगा, ये इसको रिएक्शन करके Pi3 बना लेगा, है ना, Pi3 बना लेगा ये। तो अगर ये ऐसा नहीं डाला जाता तो जो आयोडीन था ये एल्किल आयोडाइड बना लेता। ठीक बात है। तो हमें लगता है कि ये बात आपको समझ में आ गई होगी यहाँ तक। बताइए, किसी को कोई कंफ्यूजन तो नहीं है? हेलो, यस सर। तो आपको ये पता होना चाहिए, अगर आपका रिटर्न हो गया तो इंटरव्यू में ये पूछ लेंगे, बेसिक बेसिक NCERT बेस पूछेंगे, है ना, कोई बहुत डिटेल में नहीं। अगर आपने एक दो चीज बता दिया तो बहुत प्रसन्न भी होते हैं, बढ़िया नंबर देते हैं सबको। चलिए भैया, अब आपको है यूजिंग अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स, तो वही यूजिंग अनसैचुरेटेड मतलब अल्केन और अल्कीन, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स कौन से होते हैं, अल्केन और अल्कीन होते हैं। मैंने आपको बताया था कि जो अल्कीन होता है CnH2n होती है, और अल्काइन क्या होता है CnH2n+2 होती है। इसके केस में Db कितना आता है, अगर एक ही डबल बॉन्ड है तो 1 आता है। इसके केस में Db कितना आता है जी, 2 आता है। ये सब निकालना मैंने आपको सिखाया हुआ है, लेक्चर्स पढ़े हुए हैं Db पे। और इनके लिए अनसैचुरेशन टेस्ट 3 है, मैंने अभी लास्ट लेक्चर में बताया था आप लोगों को, याद आ रहा है किसी को? एक तो बायर एजेंट है, एक क्या है, ब्रोमीन वाटर है बेटा, वेरी गुड, और एक है ICl, यस सर, है ना। और बायर एजेंट Yes, पूछा sir. गया था KBS में, इसके पहले जिसमें मेरा सिलेक्शन हुआ था KBS में, तब पूछा गया था, क्या था, 1% बेसिक कोल्ड के मोनोपोल, 1% ठंडा जो कोल्ड के मोनोपोल होता है उसको बायर एजेंट बोलते हैं, ये डिक्लराइज कर देते हैं। लेकिन अभी ये तो इनकी फंक्शनिंग अल्कीन में देखेंगे अच्छी तरीके से। अब यहाँ पे देख लीजिए आप लोग, अभी तो हम चल रहे हैं अल्केन में, तो अल्केन में करेंगे क्या, तो अगर हम लोग ये ले लें, CH2 ले लें, अल्कीन एक लेते हैं इथीन जिसको कहते हैं, और इस पे हम H2 जोड़ दें, किसके प्रेजेंस में, या तो निकिल ले लें हम, निकिल नहीं मिल रहा है तो और महंगा प्लेटिनम ले लीजिए आप, ये भी नहीं है तो आप पैलेडियम। इस ग्रुप को जब आप जाएंगे कहाँ पे, पीरियोडिक टेबल में, तो देखेंगे कि ये निकिल जो है ना, उसके नीचे ही पैलेडियम है और उसके नीचे प्लेटिनम है। और पैलेडियम की खास बात बताओ कोई, पैलेडियम की खास बात ये है कि यहाँ पे 4d10 होता है और 5s0 होता है। एक अकेला एलिमेंट है पूरी पीरियोडिक टेबल में जिसके NS में 0 इलेक्ट्रॉन नेचुरली होता है, और इस वाले ग्रुप को क्या बोलते हैं, किसी को याद है? इसको बोलते हैं कैटालिटिक ग्रुप। कैटालिटिक ग्रुप मतलब इस ग्रुप के जो मेंबर हैं इनकी कैटालिटिक प्रॉपर्टी अनोखी है, मजेदार है, यूनिक है। समझ में आ रहा है? बताइए आप लोग। यस सर। यस सर। तो भैया अब आपका जो टेम्परेचर वाला फंक्शन है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। इस वाले रिएक्शंस में टेम्परेचर का रोल बहुत है। मैंने इसको 2 बार बताया है और अभी थोड़ी देर में आप लोग नाम भी बता दोगे। ठीक है, पढ़ने का एक तरीका है कि बार बार जहां जहां आए वहां वहां पढ़ लीजिए। इतनी बार पढ़िए कि फिजिकल में भी ऑर्गेनिक पढ़ लीजिए, ऑर्गेनिक में फिजिकल पढ़ लीजिए, तो सारी चीजें केमिस्ट्री ही रह जाएंगी और केमिस्ट्री ही आपको आनी चाहिए। 523 से 573 केल्विन,
क्योंकि जो जहां सिलेक्शन लेना है आपको, वहां सब्जेक्ट का नियम नहीं है कि आपको क्या आता है, आपको आना चाहिए सारा। क्या बनेगा? तो मैंने डबल बॉन्ड को हटा दीजिए, और क्या ये जाएगा, ये निकिल, देखो निकिल जो मेटल आपके पास होगा यहाँ पर होगा। जो मुझसे कह रहे थे कि कैटालिसिस का ही पोर्शन है ये, कि जो मेटल कैटालाइज करेगा रिएक्शंस, हेट्रोजीनियस कैटालिसिस होगी। पहले H2 बात नहीं कर रहा था इससे, है ना। वैसा ही है जैसे आप दोस्त तब बना पाते हैं जब आपको कोई स्कूल कॉलेज में आप जाएं, किसी कोचिंग में जाएं, या कहीं फिर आपके पास एक वो होना चाहिए, प्लेटफॉर्म होना चाहिए, राइट। फेसबुक हो, इंस्टाग्राम हो। तो निकिल जो है हाइड्रोजन के लिए फेसबुक है ना। देखिए बच्चों, ये हाइड्रोजन यहाँ पे आता है पहले इसके आसपास, और ये इसके साथ इसकी फ्री वैलेंसी से बाइंड हो जाता है। उसके बाद इस वाले की जो बॉन्ड ऑर्बिटल्स हैं, इस वाले की जो ऑर्बिटल है यहाँ पर, इनके साथ इनका इंटरेक्शन होता है, ये बॉन्ड वीक होता है, ये बॉन्ड टूट जाता है, और बनता क्या है, CH3 एंड CH3। तो हेटेरोजीनियस कैटालिसिस। यहाँ पर जो मॉलिक्यूलर वेट है वो 12 दूना 24 प्लस 4 28 है, और यहाँ मॉलिक्यूलर वेट है 30। इस रिएक्शन को कौन सा नाम देते हैं, कोई बता दे अब। अल्कीन से एल्कीन बना रहे निकिल के प्रेजेंस में, यह एक नेम रिएक्शन है। सेबेटियर है। वेरी गुड, बहुत अच्छे बेटे, सबातियर। यस सर, चुवातियर सैंडरसन। सबातियर एंड सैंडर्स। हिंदी में तो सैंडरसन था, अंग्रेजी में भैया सत्यानाश हो रखा है ना। हम लोग जब KN शर्मा की बुक पढ़ते तो सबातियर सैंडरसन रिएक्शंस याद होते थे। कोई बात नहीं, जो पढ़ाने वही पढ़ लेंगे, अंग्रेजों का है ना, नाम किसी का है कुछ भी बोल दीजिए, बस याद रखिए सबातियर सैंडरसन रिएक्शन है। और इसमें वनस्पति जो वेजिटेबल ऑयल होता है उससे वेजिटेबल घी बनती है, घी है, घी सेचुरेटेड है और ये अनसेचुरेटेड। अगला देखिए, HC है, अल्काइन है, ये एसिटिलीन है। इसमें आप 2 मॉलिक्यूल हाइड्रोजन के ले लीजिए और सेम रिएजेंट डालिए तो क्या बन जाएगा, CH3 इथेन बन जाएगा। और ये एक तरीके से हाइड्रोजनेशन हो रहा है। क्या हो रहा है भैया, हाइड्रोजनेशन हो रहा है ना। ठीक है जी। ऐसे ही जो साइक्लोअल्केन्स होते हैं, साइक्लोअल्केन ऑन हाइड्रोजनेशन, जैसे हाइड्रोजन का जुड़ना हाइड्रोजनेशन कहलाता है। ऑन हाइड्रोजनेशन गिव, क्या देते होंगे ये, ऑन हाइड्रोजनेशन गिव्स, क्या देते होंगे भैया ये, अल्केन। ठीक है। और जो रिएक्टिविटी ऑर्डर होती है वो यही होती है, सबसे ज्यादा ट्राइसाइक्लोप्रोपेन, फिर साइक्लोब्यूटेन, फिर साइक्लोपेंटेन, और फिर साइक्लोहेक्सेन। ये तो बेयरस्टेन थ्योरी से आ जाएगी ये बातें, है ना। और वो भी लेक्चर पढ़ा हुआ बेयरस्टेन थ्योरी का, बहुत डिटेल में लास्ट ईयर पढ़ाया था मैंने आप। जैसे जैसे साइक्लोएल्केन्स में नंबर ऑफ कार्बन्स बढ़ते चले जाएंगे, ठीक बात है ना। नंबर ऑफ कार्बन जैसे जैसे बढ़ेंगे वैसे वैसे क्या होगा, जैसे जैसे नंबर ऑफ कार्बन बढ़ेंगे वैसे वैसे क्या होगा, हाई टेम्परेचर की रिक्वायरमेंट होगी। तो इस टेम्परेचर पर बेस एक क्वेश्चन एग्जाम में आ सकता है तुम्हारे, ठीक है भैया। तो अगर मान लो ये ऐसा है, साइक्लोप्रोपेन है, और यहाँ पे आपने H2 प्लस PT ले लिया और 80 डिग्री पर इसको हीट कर दिया, तो ये टूट जाएगी रिंग,
रिंग टूट करके साइक्लोप्रोपेन नॉर्मली प्रोपेन बन जाएगा। अगर आपने प्रोपीन ले लिया, साइक्लोप्रोपीन ले लिया है और सेम यहाँ पर है ना 2 मोल आपके पास हाइड्रोजन होगा और बाकी चीजें क्या है H2+P2 है। इस H2+P2 को एक नाम देते हैं, उस नाम को बताइएगा कोई। H2+Pt एक रिएजेंट का नाम है, कोई नाम बता दे मुझे। होमवर्क है। H2+Pt रिएजेंट का नाम क्या है? ठीक है, अगर मैं यहां पर इन सभी की जगह पर ये ले लूं तो क्या उम्मीद करोगे आप? क्या चेंज होगा बेटा? क्या चेंज होगा यहाँ पर? टेम्परेचर 200 डिग्री हो जाएगा, क्योंकि ये जब साइकिल में नंबर ऑफ कार्बन बढ़ेंगे तो टेम्परेचर भी बढ़ जाएगा। ठीक बात है। ऐसे ही अगर आपने साइक्लोब्यूटेन ले लिया तो भी सेम चीज हो जाएगी, बस यहाँ 200 डिग्री हो जाएगा। अच्छा, अगर हमने साइक्लोपेंटेन ले लिया है ना, साइक्लोपेंटीन अगर ले लिया हमने, तो अगर आपने H2+Pt+ वेरी हाई टेम्परेचर ले लिया, हाई टेम्परेचर चाहिए, तो ये बन जाएगा आपका साइक्लोपेंटेन बनेगा, लेकिन आगे रिएक्शन नहीं होगा। H2+Pt और हाई टेम्परेचर ले लोगे, आगे रिएक्शन नहीं होता, नो रिएक्शन। इस बात को याद कर लीजिएगा, क्योंकि अपने आप को स्टेबलाइज फील करता है। और अगर आपने सर लिंडेलार समझ में आ रहा? कैटलिस्ट होगा? नहीं, लिंडलार ये नहीं बेटा, लिंडलार में तो कैल्शियम बेस होता है ना। लिंडलार तो बहुत फेमस है बेसिकली। लिंडलार में तो सीस एल्कीन बनता है ना। यस सर। ये पूछा गया है भैया एग्जाम में, इस बात पे पूछ रहा हूँ आप लोगों से। चलो करिएगा, ये तो बताऊंगा तो मैं ही। अगर आप बेंजीन सॉरी साइक्लोहेक्सेन का कराते हैं H2+Pt एट हाई टेम्परेचर, तो भी क्या होगा? नो रिएक्शन होगा। ये सब पढ़ लीजिएगा एग्जाम में। अब देखो इधर, अगर मैं कोई ऐसा रिएक्शन, ऐसा मॉलिक्यूल्स लेता हूं, इसमें अल्कीन भी है और साइक्लोप्रोपाइल भी है, और अगर आपने 2 मोल H2 ले लिया, ठीक है, H2+Pt, और लगभग 80 डिग्री टेम्परेचर ले, तो होगा क्या? एक तो ये बॉन्ड ब्रेक होगा हमारा, तो एक हाइड्रोजन इसको मिलेगा, एक हाइड्रोजन इसको मिलेगा। दूसरा ये वाला बॉन्ड ब्रेक होगा, एक हाइड्रोजन इसको, और तीसरा ये वाला बॉन्ड भी ब्रेक होगा। तो बनेगा क्या? यहां से देखो क्या बनेगा, 1 2 3 4 Me बन जाएगा, प्लस एक तो ये वाला मॉलिक्यूल बनेगा ना, ये वाला। इस तरीके, तो एक पेंटेन बनेगा और एक 2 मिथाइल ब्यूटेन बनेगा। ये जो CC बॉन्ड का क्लीवेज हो रहा है, ये इंपॉर्टेंट है। तो क्लीवेज जो हो रहा है हमारा, क्या ब्रेकअप हो रहा है? क्लीवेज ऑफ C सिंगल बॉन्ड C बॉन्ड टेक्स प्लेस बाय इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शंस। कैसे? इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन। तो आज के लेक्चर्स में लोग इतना ही करते हैं। मुझे उम्मीद है कि आपको बातें समझ में आई होंगी, है ना। और इससे आगे का पोर्शन हम कल वाले लेक्चर्स में करेंगे, ठीक है। अगर मैं कल टाइम से आ गया, कल मुझे एक बाहर जाना है थोड़ा सा, तो नहीं तो कल करेंगे, थोड़ा लेट कर लेंगे, ठीक है ना। ओके, उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा। कोई भी डाउट हो तो अभी भी आप पूछ सकते हैं, ठीक है। स्वागत है आप लोगों का। और प्लीज इसके बाद ये लेक्चर्स हम आपके कैंप फोर्टिस वाले ऐप पर जाएगा, है ना।
नॉट विजिबल, ऑडिबल, क्लियर, ओके, विजिबल ही नहीं है। अच्छा, किसी को भी वीडियो विजिबल नहीं थी? सभी के साथ ये प्रॉब्लम थी बेटा? नो सर। ओके, तो अभी मैं उस वाले अपने उस पे चैनल पे डाल दूंगा, तो प्लीज आप लोग वहां से देख लीजिएगा। और अगर आपने देखा तो भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिए। एक नया हमने वीडियो डाला वो भी, और ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर कर दीजिए, ठीक है? चलिए, थैंक यू, गुड नाइट ऑल ऑफ यू। उम्मीद है कि अब आप लोगों को समझ में आया।